नमस्ते दोस्तों, ये क्लास 10th एसएसटी पार्ट हिस्ट्री की ऑडियो है। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपको एक रिवीजन बुक का पीडीएफ दे रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप इस ऑडियो को सुनकर और एक बार पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। है ना कमाल की बात? तो देर किस बात की, अभी सुनिए और पढ़िए और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाए। हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए चैप्टर की कहानी, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोचो, जब दुनिया मैन्युअल काम से चलती थी और सब कुछ हाथ से बनाया जाता था, तब कैसे एक नए युग का आगाज हुआ जिसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। एक ऐसा युग जिसमें मशीनों और टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1900 में एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ईटी पॉल ने अपनी म्यूजिक बुक के कवर पर एक तस्वीर बनाई थी जिसका नाम था डॉन ऑफ द सेंचुरी। इस तस्वीर में एक देवी समान आकृति थी जो प्रोग्रेस का प्रतीक थी, अपने हाथ में नए सदी का झंडा लिए हुए। उसके पीछे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस के सिंबल्स जैसे रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्रीज। यह तस्वीर मॉडर्न दुनिया की जीत की कहानी बताती है। यहां तक कि ट्रेड मैगजीन्स में भी ऐसे ही इमेजेस दिखाए गए। एक इमेज में अलादीन को दिखाया गया जो अपनी मैजिक लैंप से एक महल बना रहा है जो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न मैकेनिक है जो अपने टूल्स से ब्रिजेस, शिप्स, टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहा है। वेस्ट और मॉडर्निटी का प्रतीक। ये इमेजेस हमें बताती हैं कि कैसे उस समय के लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की नई पहचान देते थे। क्या आपको नहीं लगता कि रेलवेज, फैक्ट्रीज और हाई राइज बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के डेवलपमेंट का साइन है? लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इमेजेस और आइडियाज कैसे डेवलप हुए? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ नए इन्वेंशंस का नाम है या इसके पीछे कुछ और भी था? क्या आज भी हम मशीनों की लगातार दौड़ को अपनाएं? इस चैप्टर में हम ब्रिटेन से शुरुआत करेंगे जो पहला इंडस्ट्रियल नेशन था, और फिर देखेंगे कैसे इंडिया में यह पैटर्न कॉलोनियल रूल के नीचे डेवलप हुआ। तो तैयार हो जाओ क्योंकि यह सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक 1, कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। ये वो समय था जब इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रीज 1730s तक बन चुकी थीं, लेकिन उनका तेजी से बढ़ना था कि लेट 18th सेंचुरी में ही देखा गया। इस नए युग का पहला प्रतिनिधि था कॉटन। 19th सेंचुरी के आते ही कॉटन प्रोडक्शन में जबरदस्त बूम आया। 1760 में ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था, लेकिन 1777 तक ये 20 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया। आखिर इस रैपिड इंक्रीज का राज क्या था? चलिए कुछ इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं। 18th सेंचुरी में कुछ इन्वेंशंस ने प्रोडक्शन प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाया। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग जैसे प्रोसेसेस ने हर वर्कर की आउटपुट को बढ़ाया, उन्हें ज्यादा और मजबूत थ्रेड्स बनाने में मदद की। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल का आविष्कार किया। उससे पहले कपड़े की प्रोडक्शन कंट्री साइड के गांवों में होती थी, लेकिन नए और महंगे मशीनें मिल्स में सेटअप की गईं, जहां एक ही छत के नीचे पूरा प्रोसेस होता था। इस तरह के सेटअप ने प्रोडक्शन को ज्यादा सुपरवाइज करना, क्वालिटी चेक करना और लेबर को रेगुलेट करना आसान बना दिया, जो पहले कंट्री साइड में मुश्किल होता था। 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में फैक्ट्रीज इंग्लैंड के लैंडस्केप का एक अहम हिस्सा बन गई थीं। नए मिल्स इतने दिखने में शानदार थे कि लोग इनकी ताकत देखकर चकित रह जाते थे। सबकी नजर मिल्स पर ही टिक गई थी और उन बाइलेन्स और वर्कशॉप्स को लोग लगभग भूल गए जहां प्रोडक्शन अब भी चल रहा था। टॉपिक 2, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। सबसे पहले बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज की जो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा डायनामिक थीं, कॉटन और मेटल्स। कॉटन तो शुरुआती दौर का राजा था, लेकिन 1840s के बाद आयरन और स्टील ने आगे बढ़कर कमान संभाली। रेलवेज के एक्सपेंशन के साथ इंग्लैंड और उसकी कॉलोनीज में आयरन और स्टील की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। मानिए या न मानिए,
1870 तक ब्रिटेन आयरन और स्टील एक्सपोर्ट करके 77 मिलियन कमा रहा था, जो कॉटन के एक्सपोर्ट से डबल था। वाह, क्या बात है। दूसरी बात, नई इंडस्ट्रीज पारंपरिक इंडस्ट्रीज को आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाई। 19th सेंचुरी के अंत तक सिर्फ 20% वर्कफोर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में थी और टेक्सटाइल्स का सेक्टर तो सबसे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता था, लेकिन फैक्ट्रीज के बाहर, डोमेस्टिक यूनिट्स में। तीसरी बात, पारंपरिक इंडस्ट्रीज का रफ्तार स्टीम पावर्ड मशीन्स या मेटल्स की वजह से सेट नहीं होता था, लेकिन यह स्थिर भी नहीं था। छोटी छोटी इनोवेशंस जैसे फूड प्रोसेसिंग, ग्लास वर्क और फर्नीचर मेकिंग इन नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स में ग्रोथ का आधार थी। चौथी बात, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस धीरे होती थीं। नए इन्वेंशंस ड्रामेटिक तरीके से नहीं फैलते थे। नई मशीनें महंगी थीं, उन्हें इस्तेमाल करने में लोग सतर्क रहते थे क्योंकि मेंटेनेंस भी कॉस्टली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि जेम्स वॉट का इंप्रूव्ड स्टीम इंजन 1781 में आया, लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी तक इंग्लैंड में सिर्फ 3 स्टीम इंजन थे। यह सब दिखाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का रफ्तार एकदम अलग था। इंडस्ट्रियलिस्ट्स को नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में समय लगा, और आज हम हिस्टोरियन समझ गए हैं कि मिड 19th सेंचुरी का एक टाइपिकल वर्कर एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन था, न कि सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर। क्या यह फैसिनेटिंग नहीं था? अगली बार हम और भी आगे देखेंगे कि यह जर्नी कैसे अनफोल्ड हुई। हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यह चैप्टर हमें बताता है कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्रीज का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्रीज के आने से पहले भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती थी? हिस्ट्री की बुक्स में इस पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया है। 17th और 18th सेंचुरीज में यूरोप के मर्चेंट्स टाउन्स से निकलकर कंट्री साइड में गए, जहां उन्होंने आर्टिजन्स और पेजेंट्स को पैसे दिए ताकि वे इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर सकें। तब तक वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा था और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कॉलोनीज बन रही थीं। पर अर्बन टाउन्स में प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना मुश्किल था क्योंकि वहां के ट्रेड गिल्ड्स काफी पावरफुल थे। ये गिल्ड्स क्राफ्ट्समैन को ट्रेन करते, प्रोडक्शन पर कंट्रोल रखते और नए लोगों की एंट्री को रोक देते। इस वजह से मर्चेंट्स ने अपना ध्यान कंट्री साइड की तरफ मोड़ दिया। टाउन साइड में गरीब पेजेंट्स और आर्टिजन्स ने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू किया। यह वो समय था जब ओपन फील्ड्स गायब हो रहे थे और कॉमन्स को इनक्लोज किया जा रहा था। कॉटेजर्स और छोटे किसान जो पहले अपनी जमीन पर गुजारा करते थे, अब उन्हें नए इनकम सोर्सेज की तलाश थी। मर्चेंट्स के एडवांस लेने पर पेजेंट्स ने उनके लिए गुड्स बनाना शुरू किया, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम मिलने लगी। इस सिस्टम में टाउन और कंट्री साइड के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप बन गया। मर्चेंट्स टाउन्स में बेस होते थे, लेकिन काम कंट्री साइड में होता था। एक मर्चेंट क्लोथियर इंग्लैंड में वुल खरीदकर स्पिनर्स को देता, जो स्पन यार्न को वीवर्स, फुलर्स और डायर्स तक ले जाता। लंदन में इसकी फिनिशिंग होती और वहां से एक्सपोर्ट मर्चेंट क्लॉथ बेचता। इसी वजह से लंदन एक फिनिशिंग सेंटर बन गया। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम एक नेटवर्क था जिसमें मर्चेंट्स और गिल्ड्स का कंट्रोल था। प्रोडक्शन कंट्री साइड में होता, जहां परिवार अपने फार्म्स पर काम करते थे। हर मर्चेंट के पास 20-25 वर्कर्स होते थे, जिससे प्रोडक्शन का स्केल काफी बड़ा होता था। बच्चों, ये था पहला सब चैप्टर, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मजेदार था, है ना? अगली बार हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आगे बढ़ा और समाज को कैसे बदला। तब तक पढ़ाई करते रहो। टॉपिक 1, कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। ये वो समय था जब इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रीज 1730s तक बन चुकी थीं, लेकिन उनका तेजी से बढ़ना लेट 18th सेंचुरी में ही देखा गया। इस नए युग का पहला प्रतिनिधि था कॉटन। 19th सेंचुरी के आते ही कॉटन प्रोडक्शन में जबरदस्त बूम आया। 1760 में ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था, लेकिन 1787 तक ये 22 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया। आखिर इस रैपिड इंक्रीज का राज क्या था? चलिए कुछ इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं।
18th सेंचुरी में कुछ इन्वेंशंस ने प्रोडक्शन प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाया। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग जैसे प्रोसेसेस ने हर वर्कर की आउटपुट को बढ़ाया, उन्हें ज्यादा और मजबूत थ्रेड्स बनाने में मदद की। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल का आविष्कार किया। उससे पहले कपड़े की प्रोडक्शन कंट्रीसाइड के गांवों में होती थी, लेकिन नए और महंगे मशीनें मिल्स में सेटअप की गईं, जहां एक ही छत के नीचे पूरा प्रोसेस होता था। इस तरह के सेटअप ने प्रोडक्शन को ज्यादा सुपरवाइज करना, क्वालिटी चेक करना और लेबर को रेगुलेट करना आसान बना दिया, जो पहले कंट्रीसाइड में मुश्किल होता था। 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में फैक्ट्रीज इंग्लैंड के लैंडस्केप का एक अहम हिस्सा बन गई थीं। नए मिल्स इतने दिखने में शानदार थे कि लोग इनकी ताकत देखकर चकित रह जाते थे। सबकी नजर मिल्स पर ही टिक गई थी और उन बायलेन्स और वर्कशॉप्स को लोग लगभग भूल गए जहां प्रोडक्शन अब भी चल रहा था। टॉपिक 2। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरा हटके टॉपिक, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। क्या आप सोच सकते हैं कैसे हाथ का काम और मशीनें एक दूसरे से कंपीट करते थे? चलिए मिलते हैं इस सफर में कुछ वाह वाह वाले फैक्ट्स के साथ। विक्टोरियन ब्रिटेन के समय यह सोचने वाली बात है कि वहां ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और वैग्रेंट्स काफी संख्या में काम की तलाश में शहरों की तरफ आते थे। अब जब लेबर की भरमार होती है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, वेजेस लो होते हैं। वाह क्या बात है! ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए फायदे का सौदा था। इसलिए उन्हें एक्सपेंसिव मशीनें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो काफी महंगी पड़ती थीं और उन्हें चलाने के लिए भी बड़े पैसे चाहिए होते थे। कई इंडस्ट्रीज में लेबर की डिमांड सीजन वाइज होती थी। गैस वर्क्स और ब्रूअरीज जैसे इंडस्ट्रीज में ठंड के महीने में पीक डिमांड होती थी और बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स को क्रिसमस के पहले एक्स्ट्रा हाथों की जरूरत होती थी। शिप्स की रिपेयर भी सर्दी के मौसम में होती थी, जब उन्हें ठीक करना होता था। इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स ज्यादातर हाथ से काम करना पसंद करते थे, क्योंकि ये सीजन वाइजस काम को पूरा करने में मददगार था। वाह क्या सोच थी उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स की! ये भी सोचने वाली बात है कि कुछ प्रोडक्ट्स सिर्फ हाथ से ही बन सकते थे। मशीनें काम आती थीं जब मास प्रोडक्शन की बात होती थी, लेकिन जैसे इंट्रिकेट डिजाइन्स और अलग शेप्स वाले प्रोडक्ट्स, इनमें हाथ का काम ही चलता था। सोचो, उनके पास मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन में 500 तरीके के हैमर और 45 अलग तरीके की कुल्हाड़ियां होती थीं, और ये सब हाथ से बनता था। मशीन का यहां कोई चांस ही नहीं था। वाह वाह, ये तो असली क्राफ्ट्समैनशिप थी। अपर क्लास यानी विक्टोरियन ब्रिटेन के अरिस्टोक्रेट्स और बुर्जुआ जी हमेशा हाथ से बनी चीजों को ही पसंद करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स उनके लिए एक स्टेटस सिंबल होता था। उनका एलिगेंस उनकी क्लास को दिखाता था। ये चीजें इंडिविजुअली प्रोड्यूस होती थीं और उनकी फिनिशिंग का क्या कहना। मशीन मेड गुड्स सिर्फ कॉलोनियों के लिए एक्सपोर्ट होती थीं, लेकिन असली क्लासी आइटम्स हाथ से ही बनती थीं। लेकिन ये सब हर जगह का सच नहीं था। अमेरिका में, जहां लेबर की कमी थी, वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट्स मैकेनिकल पावर पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। पर ब्रिटेन, वहां तो हाथ से काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। क्या बात है, ब्रिटेन का अपना ही स्टाइल था। टॉपिक 1, लाइफ ऑफ द वर्कर्स। जैसे ही शहरों में नौकरियों की खबर फैलती थी, गांव से लोग ढेरों की संख्या में शहरों की तरफ चल पड़ते थे। लेकिन सच ये था कि नौकरी पाना इतना आसान नहीं था। काम मिलने का मौका अक्सर दोस्त या रिश्तेदार पर डिपेंड करता था। अगर आपका कोई अपना किसी फैक्ट्री में होता, तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा होती थी। वाह सोचो जरा, सबके पास ये कनेक्शंस नहीं होते थे। बहुत से लोगों को पुल के नीचे या नाइट शेल्टर्स में गुजारा करना पड़ता था, जब तक काम नहीं मिलता। अब बात करते हैं सीजनैलिटी की। कई इंडस्ट्रीज में काम बस कुछ महीने चलता था। जब बिजी सीजन खत्म होता, तो गरीब लोग वापस सड़कों पर आ जाते। कुछ लोग गांव लौट जाते, जबकि कुछ अजीब और गरीब काम ढूंढते, जो मिलना मुश्किल होता था। वेजेस अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ बढ़ी जरूर थी, पर ये वर्कर्स की असली हालत नहीं दिखाती थी। जब नेपोलियनिक वॉर के दौरान दाम तेजी से बढ़ते, तो वर्कर्स की कमाई की असली कीमत गिर जाती थी।
क्योंकि वही पैसा कम चीजें खरीद पाता था। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ वेजेस नहीं, पर काम के दिन भी इनकम को अफेक्ट करते थे। सोचो, अच्छे समय में भी लगभग 10% शहरी लोग गरीबी में जीते थे। नई टेक्नोलॉजी से भी वर्कर्स को डर लगता था। जब स्पिनिंग जेनी आई, तो हाथ से काम करने वाली औरतें गुस्सा हो गईं, क्योंकि ये उनकी रोजगार छीन रही थी। इस मशीन का विरोध काफी समय तक चला, लेकिन 1840s के बाद शहरों में नए कंस्ट्रक्शन से एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खुले। वाह, सोचो, रेलवे लाइंस, टनल्स और नए रेलवे स्टेशंस, सब कुछ बनता गया और काम की संभावनाएं बढ़ती गईं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में 1840 से वर्कर्स की संख्या दोगुनी हो गई और अगले 30 सालों में फिर से दोगुनी हो गई। हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया और दिलचस्प सब चैप्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। सोचो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अपने पैर पसारे यूरोप में, उसका असर उन देशों पर भी पड़ा जो उस समय कॉलोनियल रूल के नीचे थे, जैसे इंडिया। तो क्या वह इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके लिए फायदे का सौदा था या एक और बोझ? कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज ने हमारी इकोनॉमी पर अपना कब्जा जमाया और क्या असर हुआ यहाँ के लोगों पर? वाह, ये टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को। टॉपिक 1, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। क्या आपको पता है, मशीन इंडस्ट्रीज के आने से पहले इंडिया का सिल्क और कॉटन इंटरनेशनल मार्केट में राज करता था? वाह, क्या बात है। चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह समझो कि इंडिया के कोर्स कॉटन का इस्तेमाल कई देशों में होता था, पर सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क इंडिया से ही आता था। पंजाब से लेकर अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया तक आर्मेनियन और पर्शियन मर्चेंट्स ये गुड्स कैमल के जरिए माउंटेन पासेस और डेजर्ट्स पार करके ले जाते थे। उस वक्त सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली जैसे पोर्ट्स के जरिए एक जोरदार सी ट्रेड होता था। वाह, सोचो जरा, कितनी वाइब्रेंट ट्रेडिंग थी उस जमाने में। यह ट्रेड एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पर टिका था, जिसमें कई तरह के इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स शामिल होते थे। ये लोग प्रोडक्शन को फाइनेंस करते, गुड्स को पोर्ट्स तक पहुंचाते और एक्सपोर्टर्स को सप्लाई देते। सप्लाई मर्चेंट्स पोर्ट्स को इनलैंड रीजन से कनेक्ट करते थे, वीवर्स से कपड़ा लेते और पोर्ट्स तक ले जाते थे। पोर्ट पर ब्रोकर्स थे जो प्राइसिंग का नेगोशिएशन करते और गुड्स को इनलैंड मर्चेंट से खरीदते। लेकिन 1750s तक आते आते यह सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगा। फिर आई यूरोपियन कंपनियों की एंट्री। पहले तो उन्होंने लोकल कोर्ट से कंसेशंस लिए, फिर मोनोपोली राइट्स हासिल करके ट्रेड पर कब्जा जमा लिया। इससे क्या हुआ? सूरत और हुगली जैसे पुराने पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस कम होता गया, एक्सपोर्ट्स गिर गए, फाइनेंसिंग खत्म होने लगी और लोकल बैंकर्स बैंक करप्ट होने लगे। सोचो, जो ट्रेड सूरत से 16 मिलियन रुपए का होता था, वह 1740s तक सिर्फ 3 मिलियन तक रह गया। जब सूरत और हुगली का महत्व कम होने लगा, तब बॉम्बे और कलकत्ता नए ट्रेडिंग हब्स बनकर उभरे। यह शिफ्ट कॉलोनियल पावर के बढ़ते कदम का सबूत था। यूरोपियन कंपनियों ने नए पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया और ट्रेड यूरोपियन शिप्स के जरिए होने लगा। पुराने ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स होने लगे और जो बच गए, उन्हें यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियों के कंट्रोल में काम करना पड़ा। सोचो, कितना बड़ा बदलाव था ये। टॉपिक 2, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जब वीवर्स, जो हमारे देश के टेक्सटाइल का दिल हुआ करते थे, एक बड़ी मुसीबत में आ गए। सो रेडी? चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। 1760s के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कंसोलिडेट हुआ, तो पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज अब तक फुली डेवलप नहीं हुई थी और इंडियन टेक्सटाइल्स की यूरोप में बहुत डिमांड थी। इसीलिए कंपनी ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ाने का सोचा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सूरत और हुगली जैसे पुराने पोर्ट्स के जरिए इंडियन मर्चेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ट्रेड को हैंडल करता था। ये मर्चेंट्स वीवर्स को एडवांस देते, उनका बुना हुआ कपड़ा लेते
और पोर्ट्स तक सप्लाई करते। लेकिन धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज ने लोकल कोर्ट्स से कंसेशंस लेकर मोनोपोली राइट्स ले लिए, जिससे ये पुराना नेटवर्क टूटने लगा। वाह, क्या चालाक प्लानिंग थी यूरोपियन कंपनीज की। 1750s तक आते आते ये नेटवर्क कमजोर पड़ गया। सुरात और हुगली जैसे पोर्ट्स धुंधला गए और बॉम्बे और कैलकाटा जैसे नए पोर्ट्स उभरने लगे। यह शिफ्ट कॉलोनियल पावर की ग्रोथ का इंडिकेशन था। ट्रेड अब यूरोपियन कंपनीज के कंट्रोल में आने लगा और यूरोपियन शिप्स में ही होता था। कितनी बड़ी बदलाव की लहर थी ये। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करके मोनोपोली राइट्स असर्ट किए और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें कंपटीशन खत्म हो जाए, कॉस्ट कंट्रोल हो और कॉटन और सिल्क गुड्स की रेगुलर सप्लाई बनी रहे। इस प्लान को कंपनी ने कुछ स्टेप्स के जरिए अंजाम दिया। फर्स्ट स्टेप, कंपनी ने क्लॉथ ट्रेड से जुड़े हुए पुराने ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की ताकि वीवर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल हो सके। उन्होंने एक पेड सर्वेंट अपॉइंट किया जिसे गुमाश्ता कहते थे, जो वीवर्स को सुपरवाइज करता, सप्लाईज कलेक्ट करता और क्वालिटी चेक करता। सेकेंड स्टेप, कंपनी ने अपने वीवर्स को दूसरे बायर से डील करने से रोका। ये कैसे किया? एडवांसेस के सिस्टम के जरिए वीवर्स को रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए लोन्स दिए जाते थे, लेकिन एक कंडीशन के साथ, उन्हें अपना कपड़ा सिर्फ कंपनी को देना होता था। वाह, कंपनी का क्या स्ट्रॉन्ग ग्रिप था। जब डिमांड बढ़ने लगी और फाइन टेक्सटाइल्स की जरूरत हुई तो वीवर्स ने ये एडवांस लेने शुरू कर दिए, ये सोचकर कि उनकी कमाई अच्छी होगी। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आया कि उनके पास अपने छोटे खेतों को छोड़कर वीविंग को पूरा समय देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह काम पूरी फैमिली की मेहनत मांगता था। बच्चे, औरतें सब जुड़ गए इस प्रोसेस में। पर यह सब इतना आसान नहीं था। वीविंग विलेजेस में गुमाश्तों और वीवर्स के बीच क्लैशेस होने लगे। पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स वीवर्स के साथ रहते थे और उनका ध्यान रखते थे, उनकी जगह अब ये गुमाश्ते ले चुके थे जो बाहर के लोग थे। ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे और सीपॉयज और पियोन्स के साथ गांवों में मार्च करते, वीवर्स को देर से सप्लाई देने पर मारते पीटते भी थे। क्या ही टेंशन भरा माहौल था। बहुत से वीवर्स ने इस जुल्म के कारण अपने गांव छोड़ दिए और वहां चले गए जहां उनके रिश्तेदार थे। कुछ वीवर्स और गांव के ट्रेडर्स ने कंपनी के खिलाफ विरोध किया, रिवोल्ट किया। धीरे धीरे कई वीवर्स ने लोन्स लेना मना कर दिया, अपनी वर्कशॉप्स बंद कर दी और वापस खेतीबाड़ी करने लगे। टॉपिक 3, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। 1772 में हेनरी पटुल्लो, जो कंपनी के एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी काले क्वालिटी के गुड्स कोई दूसरी जगह नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे ही 19वीं सेंचुरी शुरू हुई, हम देखते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में गिरावट आनी शुरू हो गई। सोचो, 1811 टू 12 में पीस गुड्स, जो टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स का 33% होते थे, वो 1850 टू 51 तक सिर्फ 3% रह गए। वाह, क्या ट्विस्ट है कहानी में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या असर पड़ा? जब इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को इंपोर्ट्स से डर लगने लगा। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि कॉटन टेक्सटाइल्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाएं, ताकि मैनचेस्टर के कपड़े बिना किसी कंपटीशन के इंग्लैंड में बिक सकें। वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर किया कि वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन मार्केट्स में बेचें। इस वजह से अर्ली 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट जोरदार तरीके से बढ़ने लगा। और सोचो, 18वीं सेंचुरी के एंड तक इंडिया में कॉटन पीस गुड्स का इंपोर्ट ना के बराबर था, लेकिन 1850 तक ये 31% ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स बन गया। 1870 के दशक तक तो ये फिगर 50% से भी ज्यादा हो गया। क्या बात है। इसके चलते इंडियन वीवर्स को दो बड़ी मुश्किलें आईं। पहला, उनका एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गया, और दूसरा, लोकल मार्केट मैनचेस्टर के सस्ते इंपोर्टेड कपड़ों से भर गया। मशीन से बने ये कपड़े इतने सस्ते थे कि हमारे वीवर्स उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाए। 1850 के दशक तक काफी वीविंग रीजन से डिक्लाइन और डेसोलेशन की कहानियां सुनने को मिलने लगी।
और फिर 1860 के दशक में आई एक और मुसीबत। कॉटन की अच्छी क्वालिटी का सप्लाई मिलना मुश्किल हो गया। जब अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ी और यूएस से कॉटन सप्लाई बंद हुई, तब ब्रिटेन ने अपनी नजर भारत की तरफ मोड़ी। इस वजह से रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स के रेट बढ़ने लगे और इंडियन वीवर्स को ये कॉटन महंगी पड़ने लगी। सोचो, उन्हें कॉटन मिलने में परेशानी हुई और वो भी ऊंची कीमत पर, जिस वजह से वीविंग बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। और बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वीवर्स और दूसरे आर्टिजन्स एक नई समस्या से जूझ रहे थे। इंडियन फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था और मार्केट मशीन मेड गुड्स से भर गया था। अब सवाल यह था, वीविंग इंडस्ट्रीज कैसे टिक पाएंगी? हेलो बच्चों, आज हम एक नए और बहुत ही रोमांचक सब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, फैक्ट्रीज कम अप। क्या आप सोच सकते हैं, पहला कॉटन मिल बॉम्बे में कब आया होगा? वाह, यह उन दिनों की बात है जब भारत में नए जमाने का आगाज हो रहा था। चलो जरा सोचते हैं कैसे वो छोटे से कदम ने पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। 1854 बॉम्बे में पहला कॉटन मिल आया और 2 साल के अंदर ही यह चलने भी लगा। सोचो, 1862 तक बॉम्बे में 4 मिल्स काम कर रही थीं, जिनमें 94,000 स्पिंडल्स और 2,150 लूम्स थे। क्या यह विकास का आगाज नहीं था? बिल्कुल था। और बंगाल भी पीछे नहीं रहा। 1855 में पहला जूट मिल बना और उसके सिर्फ 7 साल बाद एक और मिल शुरू हो गया। और जरा सोचिए, नॉर्थ इंडिया में भी फैक्ट्री कल्चर कैसे फैल रहा था। कानपुर में एल्जिन मिल 1860s में शुरू हुआ और अहमदाबाद में पहला कॉटन मिल उसके तुरंत 1 साल बाद आया। 1874 तक तो मद्रास भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने अपनी पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है, कौन थे ये लोग जो इंडस्ट्रीज सेट कर रहे थे? पैसा कहां से आ रहा था? और ये मिल्स में काम करने के लिए लोग कहां से आते थे? ये सब हम आगे जाकर जानेंगे, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। टॉपिक 1, द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। हम बात करेंगे उन पहले एंटरप्रेन्योर्स की जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के जमाने को बदलने में अपना योगदान दिया। तैयार हो जाओ एक सफर पर जाने के लिए जो हमें इंडिया के ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल रूट्स के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हम पिछले कई सेंचुरीज की तरफ चलते हैं, जब ब्रिटिश इंडिया में ओपियम का एक्सपोर्ट चाइना के साथ होता था और इंग्लैंड में चाय के जाम उठाए जाते थे। इस दौर में कई इंडियन बिजनेसमैन ने अपने आप को ट्रेडिंग वर्ल्ड में एस्टेब्लिश किया। उन्होंने फाइनेंस, सप्लाईज और शिपिंग कंसाइनमेंट्स में अपना योगदान दिया। सोचो, बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर ने चाइना ट्रेड से अपनी दौलत बनाई और फिर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने का सपना देखा। जॉइंट स्टॉक कंपनियों की शुरुआत की 1830s और 1840s में। वाह, क्या विजन था उनका। बॉम्बे में औरे में पारसियों जैसे दीन शॉ पेटेट और जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने भी अपने पांव जमाए। ये लोग एक्सपोर्ट और रॉ कॉटन शिपमेंट के जरिए अपनी दौलत को बढ़ाते रहे। सेठ हुकुमचंद, कलकत्ता के एक मारवाड़ी बिजनेसमैन, पहला इंडियन जूट मिल सेटअप करने वाले, चाइना से ट्रेडिंग करते रहे। और कौन भूल सकता है जीडी बिरला के दादाजी को, जिन्हें अपना पहला स्टेप इसी ट्रेड के जरिए मिला था। ये बिजनेसमैन अपना कैपिटल अलग अलग ट्रेडिंग नेटवर्क से जमा करते थे। माद्रास के कुछ मर्चेंट्स बर्मा के साथ ट्रेड करते थे, तो कुछ लोग मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका तक का सफर करते थे। लेकिन इनमें से कई कमर्शियल ग्रुप्स इंडिया के अंदर ही ऑपरेट करते थे। गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते, फंड्स सिटीजर्स के बीच में मूव करते और ट्रेडर्स को फाइनेंस करते। कॉलोनियल रूल ने जैसे जैसे अपने पांव गाड़ने शुरू किए, इंडियन मर्चेंट्स के लिए ट्रेडिंग स्पेस कम होता गया। ब्रिटिश ने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ट्रेडिंग से रोका और ज्यादातर रॉ मटेरियल्स और फूड ग्रेन्स जैसे कॉटन, ओपियम, व्हीट एंड इंडिगो एक्सपोर्ट करने को कहा। वाह, क्या समय था जब शिपिंग बिजनेस से भी इंडियन ट्रेडर्स को धकेला जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने इंडियन इंडस्ट्रीज के बड़े हिस्सों को कंट्रोल करना शुरू किया। बर्ड हाइगलर्स एंड को, एंड्रयू यूल एंड जार्डीन स्किनर एंड को जैसे नाम इस दौर के सबसे बड़े प्लेयर्स थे। ये एजेंसीज कैपिटल को मोबिलाइज करती थीं, जॉइंट स्टॉक कंपनियां बनाती थीं और उन्हें मैनेज करती थीं। ज्यादातर केसों में इंडियन फाइनेंसर्स कैपिटल देते थे
लेकिन सारे डिसीजन यूरोपियन एजेंसीज के हाथ में होते थे। क्या आप सोच सकते हो, यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के अपने कॉमर्स चैम्बर्स होते थे जिसमें इंडियन बिजनेसमैन को जाने की इजाजत भी नहीं थी। क्या ये अनफेयर नहीं लगता? टॉपिक 2, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। हम एक्सप्लोर करेंगे कि फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स कहां से आते थे। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह एक अनोखा सफर होने वाला है। जब फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ, वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ गई। सोचो, 1901 में इंडियन फैक्ट्रीज में 5,84,000 वर्कर्स थे और 1946 तक ये नंबर बढ़कर 24,36,000 हो गया। लेकिन सवाल ये है, ये वर्कर्स आखिर आए कहां से? ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज में वर्कर्स आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे। पेजेंट्स और आर्टिजन्स जो गांव में काम नहीं पा सके, उन्होंने शहरों का रुख किया। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1911 में बॉम्बे के कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 50% से ज्यादा वर्कर्स रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे। वाह! कानपुर के मिल्स में भी कुछ ऐसा ही होता था। यह लोग कानपुर के आसपास के गांव से आते थे। यह वर्कर्स अक्सर अपने गांव और शहरों के बीच सफर करते, हार्वेस्टिंग और फेस्टिवल्स के समय अपने गांव लौट जाते थे। जैसे जैसे नौकरी की खबर फैली, लोग दूर दूर से मिल्स में काम की तलाश में आने लगे। फॉर इंस्टेंस, यूनाइटेड प्रोविंसेस के लोग बॉम्बे और कैलकाटा की मिल्स में काम करने आते थे। अब सोचो, इतनी डिमांड के बावजूद भी जॉब्स मिलना कितना मुश्किल होता होगा। जॉब्स की तलाश में लोगों की संख्या अक्सर अवेलेबल जॉब्स से ज्यादा होती थी। मिल में एंट्री भी आसान नहीं थी। इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स एक जॉबर को हायर करते थे, एक पुराना और विश्वसनीय कामगार जो अपने गांव से लोगों को बुलाता, उन्हें नौकरी दिलाता और शहर में सेटल होने में मदद करता। क्या बात है, जॉबर की तो खास अथॉरिटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह पैसा और गिफ्ट्स मांगने लगा अपनी मदद के लिए। वाह! पावर का अपना रंग है। जैसे जैसे समय बीता, फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या बढ़ती गई, लेकिन फिर भी यह टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का एक छोटा हिस्सा ही रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द पिक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अपने ही रंग दिखाए और देश की ग्रोथ की कहानी कुछ अलग ही रही। क्या सोचा है कभी कि ये ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ से कैसे अलग थी? चलिए, इसकी जरा गहराई में झांकते हैं। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डोमिनेट किया, लेकिन उनका फोकस सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स पर था, जैसे कि टी, कॉफी, माइनिंग, इंडिगो और जूट। इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाता था, देश के अंदर के यूज के लिए नहीं। वाह, सोचो, अपने ही देश में प्रोडक्शन और वो भी एक्सपोर्ट के लिए। क्या बात है। 19th सेंचुरी के आखिरी दिनों में जब इंडियन बिजनेसमैन ने इंडस्ट्रीज शुरू की, उन्होंने मैनचेस्टर के गुड्स से कंपटीशन करने से बचा। उस टाइम पे कॉटन मिल्स कोर्स यार्न बनाती थी, क्योंकि ब्रिटिश इंपोर्ट्स में सुपीरियर यार्न का ज्यादा हिस्सा नहीं था। इस यार्न को हैंडलूम वीवर्स इंडिया में या फिर एक्सपोर्ट के लिए यूज करते थे। 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में कुछ नया देखने को मिला। स्वदेशी मूवमेंट के जरिए लोग फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट कर रहे थे। नेशनलिस्ट्स ने लोगों को मोबिलाइज किया और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने सरकार पर टैरिफ प्रोटेक्शन के लिए दबाव डाला। 1906 के बाद चाइनीज और जापानीज मिल्स के कंपटीशन की वजह से इंडियन यार्न का एक्सपोर्ट गिर गया। इसीलिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने लगे। 1910 से 1912 के बीच कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन डबल हो गया, लेकिन पहली वर्ल्ड वॉर से पहले तक ग्रोथ धीमी रही। ब्रिटिश मिल्स वॉर प्रोडक्शन में बिजी हो गई और मैनचेस्टर के इंपोर्ट्स कम हो गए। यह इंडियन मिल्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना। अब उनको अपने होम मार्केट को सप्लाई करना था। वॉर के टाइम पर नए फैक्ट्रीज खुली और पुरानी फैक्ट्रीज डबल शिफ्ट्स में चलने लगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने बूम देखा, सबको ज्यादा काम करने पड़ा। वॉर के बाद मैनचेस्टर वापस अपने पुराने पोजीशन को कभी नहीं पा सका था। यूएस, जर्मनी और जापान के कंपटीशन ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को हिला दिया। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई और एक्सपोर्ट्स कम हो गए। इस वक्त लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को रिप्लेस करते हुए होम मार्केट को कैप्चर कर लिया। टॉपिक 1,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। वॉर के बाद फैक्ट्रीज की ग्रोथ तो हुई, पर बड़े इंडस्ट्रीज देश के सिर्फ एक छोटे हिस्सा बन पाए। 1911 में 67% फैक्ट्रीज बंगाल और बॉम्बे तक सीमित थीं। पूरे देश में छोटी इंडस्ट्रीज ही डोमिनेट कर रही थीं। सोचो, टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का सिर्फ 5% 1911 में रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करता था। बाकी सब एलिवेज और घर के कमरों में छोटे वर्कशॉप्स में काम करते थे। वाह, सोचो जरा, 20th सेंचुरी में जब चीप मशीन मेड थ्रेड ने स्पिनिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, तब भी वीवर्स ने हार नहीं मानी। 1900 से 1940 के बीच हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया। ऐसा क्यों? ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से था। हैंडीक्राफ्ट्स लोग नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करते थे, पर उनकी कॉस्ट देखकर। फ्लाई शटल ने वीवर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, लेबर डिमांड कम की और उनका काम और फास्ट हो गया। 1941 तक 35% हैंडलूम्स फ्लाई शटल्स यूज कर रहे थे। कुछ रीजन्स में तो ये संख्या 70 to 80% तक पहुंच गई थी। कुछ वीवर्स कोर्स क्लॉथ बनाते थे, जिसका डिमांड फ्लक्चुएट होता रहता था, जबकि कुछ फाइनर क्लॉथ बनाते थे, जिसका डिमांड ज्यादा स्टेबल रहता था। फैमिन्स आते, रूरल लोगों का कैश इनकम कम होता, पर रिच लोगों का डिमांड बना रहता। बनारसी और बलूचारी साड़ीज जैसे स्पेशलाइज्ड वीव्स मिल्स इमिटेट नहीं कर सकती थीं। ये क्राफ्ट्स पीपल, जिनमें पूरा परिवार औरतों और बच्चों समेत अपना योगदान देता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंटीग्रल हिस्सा थे। उनकी मेहनत और जीवन शैली ने मॉडर्न इंडस्ट्रीज को एक कहानी दी जो कभी पुरानी नहीं होगी। मार्केट फॉर गुड्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट पर अपना कब्जा जमाया और कैसे इंडियन वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इस कॉलोनियल कंट्रोल का सामना किया। यह कहानी है अद्भुत टैक्टिक्स की जो नए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस्तेमाल हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। नए प्रोडक्ट्स तभी बिकते हैं जब लोगों को उन्हें खरीदने के लिए मनाया जाए। लोगों को ऐसे महसूस करना होता है कि यह प्रोडक्ट उनके लिए जरूरी है। अब यह कैसे होता था? जवाब है विज्ञापन। वाह, क्या बात है! ये सोचो कि विज्ञापन का रोल आज नहीं, बल्कि तब भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जब इंडस्ट्रियल एज शुरू ही हुआ था। अखबार, मैगजीन्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, सब जगह विज्ञापन से भरी पड़ी थी। इससे एक नया कंज्यूमर कल्चर बनना शुरू हो गया। जब मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इंडिया में अपने कपड़ों का व्यापार शुरू किया, तो उन्होंने हर कपड़े के बंडल पर लेबल लगाया। यह लेबल बताता था कि कपड़ा कहां बना है और किस कंपनी ने बनाया है। लेबल्स पर बोल्ड में लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, और इससे बायर्स को एक तरह का भरोसा दिया कि यह कपड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा। लेकिन लेबल्स सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थे। वाह, यह तो उनका कमाल था। इन लेबल्स पर सुंदर इमेजेस भी होती थीं, जो मैन्युफैक्चरर्स के इरादों और गणनाओं को दिखाती थीं। बहुत बार लेबल्स पर भारतीय देव देवियों की तस्वीरें होती थीं, जैसे कृष्ण और सरस्वती की। ऐसा लगता था जैसे ये देवता अपनी कृपा दे रहे हों और यह प्रोडक्ट डिवाइनली अप्रूव्ड है। वाह, यह तो सोचने वाली बात है। उस 19th सेंचुरी के अंत तक मैन्युफैक्चरर्स ने कैलेंडर भी छापना शुरू किया अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने के लिए। यह कैलेंडर उन लोगों तक भी पहुंचे जो पढ़ना नहीं जानते थे। चाय की दुकान हो या किसी गरीब का घर, ये कैलेंडर हर जगह लटकते थे और लोग दिन ब दिन उन्हें देखते रहते थे। इससे विज्ञापन और भी लोगों तक पहुंचने लगे। जैसे देव देवियों की तस्वीरें थीं, वैसे ही राजा महाराजाओं और नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों में दिखने लगीं। जैसे कह रहे हों, अगर राजा इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी इस पर विश्वास करना चाहिए। जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन किया, उनका संदेश स्पष्ट था। अगर आप अपने देश का ख्याल रखते हैं तो इंडियन बनाए प्रोडक्ट्स खरीदो। स्वदेशी संदेश देने का यह एक अनोखा तरीका था। एड से यह संदेश जोरदार तरीके से फैलता था कि ये अपना देश है तो अपने देश का सामान इस्तेमाल करो। तो ये था हमारा सब चैप्टर मार्केट फॉर गुड्स, जिसमें हमने देखा कि कैसे विज्ञापनों ने नए प्रोडक्ट्स को बिकवाने में मदद की और एक नए तरीके की कंज्यूमर कल्चर को जन्म दिया। अगली बार नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।
तब तक पढ़ाई में लगे रहो और नया सीखते रहो।